वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ का फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो एनसीईआरटी ने चैप्टर बना रखे हैं ये हमेशा सीधे ऑर्डर में बना रखे हैं। फोर्थ वाला चैप्टर फर्स्ट में जाना चाहिए था, थर्ड वाला सेकंड में, फिर थर्ड वो जो सेकंड वाला थर्ड में और फर्स्ट वाला फोर्थ में। तो ये उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है देखने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हमने पढ़ लिया सारा कुछ, अब किसकी बारी आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट मैपिंग कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, एटम के बारे में पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करेक्टरिस्टिक हैं, चार्ज क्या है, मास क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और देन हम पढ़ेंगे मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, देन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल। और उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो वो एक एक चीज़ आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एटम लिखा हुआ है तो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर से एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे आएगा, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं और आइसो बार किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अभी कवर करनी है वन बाय वन और पूरे डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जॉन डाल्टन के बारे में, जिसने कुछ अपने बारे में बताया था, जो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ बताई थी एटम के बारे में कि वो अनडिविजिबल है। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जब हम वो इंडिविजिबल आइडेंटिटी, जब हम 19 सेंचुरी में आए, तो वो सारी चीज़ें क्या जो साइंटिस्ट ने बता रखी थी वो हमने क्या कर दी, ख़त्म कर दी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, पार्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं। तभी तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। वो सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और हमें क्या मिला, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने खारिज करते हुए नई चीज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जो अपने पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी है, कैथोड रेज। और किसने की, जे जे थॉमसन ने की। किसने की, जे जे थॉमसन ने की। ठीक, अब उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उसका चार्ज क्या होगा। जब चार्ज की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है, एसआई यूनिट है। कूलम क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जब आप ट्वेल्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एसआई यूनिट क्या है चार्ज की। जहाँ नाइन्थ में भी, एट्थ और नाइन्थ में भी आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो ये नाइन्थ ही है, एट्थ में आपने पढ़ा हो। तो जो अपने पास चार्ज होता है वो होता है एसआई यूनिट। चार्ज क्या होगा, कूलम होगा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, तो अब देखो क्या किया था, एज कैलकुलेटेड बाय द रॉबर्ट ई मिलेगन। जो ये वाला चार्ज है किसने कैलकुलेट किया, रॉबर्ट ई मिलेगन ने किया, ऑयल ड्रॉप मेथड से। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट्स क्या हमेशा रटने पड़ते हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जब आप देखो 1 साल 2 साल 3 साल इसी को पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाएंगे। तो डोंट वरी, हम कर लेंगे। यहाँ पे आ गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बोल रहा हूँ, है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो सबसे पहले एनोड रे, केनाल रेज भी बोलते हैं। और किसने डिस्कवर्ड किया, गोल्डस्टीन ने। किसने डिस्कवर्ड किया, इस बंदे ने, गोल्डस्टीन ने हमारे लिए हमारा काम बढ़ा दिया और बढ़ा दिया इस बंदे ने प्रोटॉन डिस्कवर्ड करके। ये तो डिस्कवरी कर देते हैं लेकिन हमें मुश्किल में डाल देते हैं कि हमें सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, 1814 मल्टीप्लाई बाय ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1840 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन की। तो ये भी चीज़ है, आप इससे भी याद रख सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, और किया किसने था, ये चैडविक। ये चैडविक बंदा है जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था। और ये क्या होता है, न्यूट्रल। इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चैडविक ने किया था।
ठीक है, और इस पे क्या है, जीरो चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल। और जो इसका मास होगा, जितना प्रोटॉन का मास उतना ही न्यूट्रॉन का मास। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स बिकॉज न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मीन्स ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट भी डन, हमारा क्या हो गया, डन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या बोलता है, न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन प्रोटोनियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हैंस सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम विल कंपोज इट्स एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, किसके बराबर होगा, ये होगा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम क्या कर देते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एज कंपेयर टू उसे निग्लिजिबल मानते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, इस पॉइंट में मेंशन किया गया है। तो डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन, तो डिस्कवरी किसने की, इसकी न्यूट्रॉन की। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की तो किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो याद रखनी है ये चीज़, ठीक। आगे चलते हैं, अब एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। अब 3 मॉडल दिए हैं सभी ने, एक दिया है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दूसरा दिया है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और थर्ड वन बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं ये मॉडल हैं। एक फेल हो जाएगा दूसरा तैयार कर लेंगे, दूसरा फेल हो जाएगा तीसरा तैयार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन की तो फिर ये बन के आ गया, जो इसमें ड्रॉबैक थे फिर इसमें मॉडिफिकेशन हुई तो ये चीज़ें आ गई। तो कभी भी मॉडल की बात करेंगे तो जो ड्रॉबैक होंगे उसको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे और नई चीज़ निकाल के आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि देखो मॉडल क्या है, उसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं, जो उसमें ड्रॉबैक होते हैं उसको सही करके आपके सामने उस चीज़ को पेश कर दिया जाता है और हमारी मुश्किलें बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, बढ़ा इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, जो आज का बेस्ट मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और ये हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे, हायर क्लासेस में इसको आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ोगे, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 मॉडल, TRB, है ना, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल। अब जब थॉमसन की बात करेंगे, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो होगा नेगेटिव, देखो वाटरमेलन में क्या होता है, रेड पोर्शन होता है, ये सारा क्या है, रेड पोर्शन, और बीच में ब्लैक ब्लैक क्या होंगे, सीड्स होंगे। तो जो आपको रेड पोर्शन दिखेगा वो होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो आपको क्या दिखेगा, सीड वाला पोर्शन, वो होगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक, वो कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज। और ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही इस पे नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या निकल के आता है, न्यूट्रल। दैट मीन्स कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एटम क्या है, यहाँ पे दिखा रखा न्यूट्रल। इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स जस्ट सेम एज सीड ऑफ द वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि रेड वाला पोर्शन पॉजिटिव और जो अपना सीड वाला होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑल दो दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड neutrality of atom but couldn't be able to explain scientific experiment conducted on atom, hence it was discarded। तो ये क्या था, इसने न्यूट्रलिटी बता दी। न्यूट्रलिटी मतलब पॉजिटिव जितना चार्ज उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसने तो न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उस चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, इसको उठा के बाहर फेंक दिया, और इसी के बेसिस पे मॉडिफिकेशन लाए और रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसी को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, वाटरमेलन है, जे थॉमसन मॉडल है, ये काफ़ी इजी मॉडल है। देखो रेड वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो सीड्स वाला होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। लेकिन ये क्या नहीं दिखा पाया, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उस पर ये खरा नहीं उतर पाया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हम क्या करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस पकड़ते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस पकड़ते हैं, वो बम्बार्ड करवाते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, हलवा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हलवा नहीं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसको अल्फा रे स्कैटरिंग भी बोलते हैं। जब अल्फा रे स्कैटरिंग आ जाए तो घबराना नहीं है, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वहाँ पे उसने गोल्ड फॉयल लगवाई, और जितने भी उसने अल्फा पार्टिकल्स पास करवाए सारे के सारे क्या कर गए, अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मीन्स सीधे के सीधे पास हो गए, है ना। और देखो
वाटरमेलन जब हमने बात की थी तो उसने बोला था कि ये वाले पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर भी अल्फा रे स्कैटरिंग के ऊपर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये यहाँ से पास होंगे तो क्या ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे? दैट मीन्स कि वो वाला क्या था, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने अल्फा पार्टिकल्स पास करवाए वो अनडिफ्लेक्टेड ही वहाँ से गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। दैट मीन्स कि सभी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो जे थॉमसन क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सम एंगल्स के ऊपर। कितने, 1 आउट ऑफ एवरी 12, देखो 12,000 पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसमें से एक पार्टिकल्स रीबाउंड होके वापिस आएगा। 12,000 जब पार्टिकल्स उस पर बम्बार्ड करवाएंगे तो बच्चे उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल उसमें से टकराने के बाद सीधा मेरी तरफ वापिस आएगा, है ना। तो दैट मीन्स कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एटम है, ठीक। जब यहाँ से जब ये जाएगा तो ये कौन सा है, न्यूक्लियस क्या है मेरे पास, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब यहाँ से जाएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, जब यहाँ से जाएगा तो क्या कर जाएगा, नो डिफ्लेक्शन, ठीक। तो यहाँ से जब ये गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से पॉजिटिव गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब यहाँ टकराएगा तो वापस यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दैट्स वाई कि ये क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कतई नहीं होगा। कहाँ पे होगा, सिर्फ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और सेंटर पे ही वो क्या करेगा, यहां से ये सीधी रे आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी। 12,000 में से एक रे जब टकराने के बाद वापस जाती है, याद रखनी है ये चीज। इस वजह से जे थॉम्पसन क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। क्यों, क्योंकि उसने बोला सभी के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो यहां से भी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, यहां से भी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं हुई। डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई, डिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करेंगे वो सिर्फ कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा सिर्फ इस सेंटर पे। इस सेंटर पे क्या दिखेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूँ कि 12,000 रेज में से सिर्फ एक रे वापिस जाएगी, और वो कौन सी होगी, जो सीधी यहाँ पे सेंटर पे स्ट्राइक करेगी, उसके न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगी और वापिस चली जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ बाकी सारा पोर्शन क्या होगा, खाली होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने, एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो क्या करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि सारी की सारी जितनी भी रेज गई उसमें से पास हो गई, कोई डिफ्लेक्ट नहीं की। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, छोटू सा पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस सेंटर पे अवेलेबल था, तो बाकी सारा खाली था। तो ये उसने ऑब्जर्व किया। लेकिन जे थॉम्पसन तो टोटली रॉन्ग है, वो बोलता हर एक जगह पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से हमने उसको जे थॉम्पसन को उठाया और बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एटम कंटेन सेंटरली प्लेस्ड। मैंने पहले बता दिया कि सेंटर में, एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा बिकॉज ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर डिफ्लेक्शन ए वेरी फ्यू, है ना। कितनी डिफ्लेक्शन शो करेंगे, 12,000 में से सिर्फ एक रे बाउंस बैक होगी। क्यों, क्योंकि वो जो सेंटर वाला पार्ट है इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है कि सिर्फ 12,000 में से सिर्फ एक रे ही क्या करेगी, रीबाउंड होके वापिस आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो सिंस ए मिनट ऑफ फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल सफर डिफ्लेक्शन एंड ए वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, तो डिफ्लेक्शन शो करेगी और काफ़ी कम, 12,000 में सिर्फ कुछ होंगी जो टकरा के वापिस आएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जब ये पॉइंट दे रखा है होल ऑफ द एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जितना भी मास है एटम का कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। तो उसने कुछ फीचर्स बताए जो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड थे। ये भी मैंने बता दिया कि क्या है, होल ऑफ द एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, नियरली ऑल मास रिसाइड्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। जितना भी एटम का मास होगा वो कहाँ रिसाइड होगा, न्यूक्लियस में होगा। क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को तो वैसे भी मैं नेग्लिजिबल मानता हूँ क्योंकि उसका मास काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो अपना एटम का मास होगा वो ज़्यादातर कहाँ दिखेगा आपको, सेंटर पे दिखेगा। सेंटर पे कहाँ,
न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल, तो बचा कौन सा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई अपने पास न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, इस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि क्या, देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, नियरली ऑल द मास रिसाइड इन न्यूक्लियस। ठीक, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, जिसको हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिट। क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया। थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के मुकाबले साइज ऑफ न्यूक्लियस काफी ज्यादा छोटा है। अब ड्रॉबैक क्या है इसका, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। अब देखो, इसका ड्रॉबैक था तभी तो बोहर मॉडल आया। अगर ये इतना परफेक्ट होता तो बोहर मॉडल आता ही नहीं। जैसे जे थॉमसन क्या था, इतना अच्छा नहीं था, इतना परफेक्ट नहीं था, तभी रदरफोर्ड आया। अब रदरफोर्ड को भी कोई रिप्लेस करेगा बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल को भी रिप्लेस कर दिया था क्वांटम मॉडल ने। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग्स चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल हैं, विल लॉस देयर एनर्जी। तो चार्ज पार्टिकल जब भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, मान लो ये यहां दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये रिवॉल्व करेंगे, यहां से रिवॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो जब ये न्यूक्लियस में फॉल करेंगे यहां पे, दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अब स्पेलिंग पता नहीं सही लिखे या गलत लिखे, अपने हिसाब से कर लेना चेंज। तो डिस्ट्रॉय मींस कि अगर देखो एटम क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जितने भी मेरी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, हर एक चीज़ मैटर से मिलकर बनी है। तो मैटर क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है ना, किसका, एटम का। तो इतने एटम से मिलकर बने, अगर वो अनस्टेबल होता तो हर एक चीज़ तो टूट फूट जानी थी, ऐसा तो हुआ कभी नहीं। तो दैट मीन्स ये इसका ड्रॉबैक हो गया क्या, कि उसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे, और एट द एंड न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। और ये क्या बता रहा है, हाईली अनस्टेबल। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड। उसके बाद बोलता है मेजर ड्रॉबैक विच वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो क्या करता है ये, अब ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था जो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या, अनस्टेबिलिटी है ना, रदरफोर्ड की अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी मींस इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा और फॉल कर जाएगा किस पे, न्यूक्लियस पे, और दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल। और इसी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, आगे चलते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम। टू ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर, देखो 1912 में, 1912 उसने क्या किया, बोहर मॉडल ने अपना एक मॉडल दिया। बोहर ने मॉडल दिया एटॉमिक मॉडल। इसने कुछ कंडीशंस रख दी, 3 कंडीशन यहां लिखी हुई हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। उसने बोला कि डिस्क्रीट ऑर्बिट है मेरे पास एटम के अंदर, ये डिस्क्रीट मतलब उसके छोटे छोटे घर बना दिए हमने। ये क्या कर दिया हमने, एटम के छोटे छोटे घर बना दिए, और कितने उसकी फैमिली मेंबर रहेंगे, हर एक चीज उसने एक्सप्लेन कर दी। तो वाइल रिवॉल्विंग इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट कतई नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, जब एनर्जी इज अमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय एन एटम ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब भी एक ऑर्बिट से जहां, तो ये क्या करेगा, यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। तो जब ये नीचे को आएगा, अब देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो रिलीज कर रहा है एनर्जी। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये 3 कंडीशन उसने बताई, डिस्क्रीट ऑर्बिट, उसके बाद रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी, और द लास्ट वन इज वो अपने एटम के अंदर ही क्या करेगा, जंप करेगा, के से एल में चला जाएगा, एल से एम शेल में चला जाएगा। अब उसने कुछ चीजें दी हमें उसने एक घर दे दिया, घर के अंदर कमरे दे दिए। फर्स्ट रूम था जिसको क्वार्टर बोल दिया 1, और इसका नाम रख दिया के शेल। सेकेंड रूम n इज इक्वल टू 2, और इसका नाम रख दिया एल शेल। उसके बाद रूम नंबर 3, और क्या दे दिया, एम शेल। तो ये नाम रख दिए उसने। 4 पे एन शेल, KLMN। तो ये क्या है, उसने एनर्जी लेवल इन एटम बोहर मॉडल, तो एनर्जी लेवल दे दिए। मैंने क्या बोल दिया, इन्होंने घर दे दिए,
एक फर्स्ट रूम के दे दिया, सेकंड रूम एल दे दिया, थर्ड रूम एम दे दिया, और कितने इसमें फैमिली मेंबर रह सकते हैं वो भी बताएंगे ये। तो अटोमिक नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एनी एटम इज कॉल्ड द अटोमिक नंबर। मींस कि जब मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, उसी को क्या बोलेंगे? अटोमिक नंबर बोलेंगे। ठीक, और अटोमिक नंबर को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी Z दिखे दैट मीन्स कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? अटोमिक नंबर की, भूलना नहीं है, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम? फॉर ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। जब भी मैं न्यूट्रल एटम की बात करूंगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। मास नंबर किसको बोलते हैं? अब देखो, जब किसकी बात करेंगे? अटोमिक नंबर की। यहां किसकी बात चल रही है? अटोमिक नंबर। तो क्या आ गया ये? जब मैं बात करूंगा मास की, ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जब भी मैं मास की बात करूंगा, किसकी? मास की बात करूंगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज देख लेते हैं। Z की बात होगी तो एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, A की बात होगी तो मास नंबर की बात करेगा। तो मींस कि जब वो एटॉमिक नंबर बोल रहा है तो मेरे पास क्या है? प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 13। अगर ये बात कर रहा है मास नंबर की तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 27। तो क्या मैं यहाँ पे अपना न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकता? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो क्या आएगा? n प्लस 13 इज इक्वल टू 27। तो n में से 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो अगर मेरे को मास नंबर दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है तो मैं प्रोटॉन भी निकाल सकता हूं और मैं क्या निकाल सकता हूं? न्यूट्रॉन भी निकाल सकता हूं। पिद्दी से क्वेश्चन है, आप यूं कर लोगे 2 मिनट में, ठीक है। अब यहां पे आपको दे रखा है, यहां क्या लिखा हुआ है? दिस इज द एटॉमिक मास। ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा? एटॉमिक मास। अब अगर मैंने ये लिख दिया, मान लो क्लोरीन एक सिंबल है और ऊपर 35 और नीचे 17, दैट मीन्स कि ये किसकी बात कर रहे हैं? ये मास की बात कर रहे हैं। और यहां पे क्या आ रहा है? एटॉमिक नंबर। तो क्या आप नहीं बता पाओगे कितना उसमें प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? भाई आप आराम से बता पाओ, बिल्कुल इजीली 2 मिनट में बता दोगे कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो प्रोटॉन कितने हो गए मेरे पास? प्रोटॉन 17। और यही फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने यहां लगाया, n प्लस पी इज इक्वल टू 35। तो कितना आ गया मेरे पास? तो यहां कितना आया? प्रोटॉन पता चल गया। तो न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं तो 35 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा? 18। तो 2 मिनट में मैंने आपके सामने ये निकाल दिया। तो घबराना नहीं है, 2 मिनट में क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल। अब कितने फैमिली, देखो हमने पूरा घर बना दिया, ऑर्बिट बना दिए, रूम बना दिए, N1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, ठीक। और जो नाम रखा, के रख दिया, एल रख दिया, एम रख दिया। लेकिन अब इसमें कितने मेंबर रहने चाहिए वो भी तो होगा। बोहर एंड बरी ने एक स्कीम दी, एक फॉर्मूला दिया जिसके बेसिस पे हम बता सकते थे 2n का स्क्वायर। इसके बेसिस में ये बता सकता हूं कि जो मेरा क्वार्टर नंबर 1 है वहां पे कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेंबर रह सकते हैं। तो ये जो n की वैल्यू है 1, तो यहां मैं 1 का स्क्वायर पुट करूंगा तो कितना आएगा? 2। तो k वाले क्वार्टर में कितने बंदे रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब दूसरा देखते हैं, के एल। जब एल की बात करेंगे 2n का स्क्वायर, तो कितना? n कितना है यहाँ पे? 2। तो कितना आएगा? 8 रह सकते हैं। अब जब 3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? n 3 और नाम क्या? m। देखो ये क्या रखा है? n इजिकल टू 3। 3 मीन्स मतलब क्या कि जो मैंने नाम रखा तीसरा कमरा, और ये मैंने नाम क्वार्टर का नाम रख दिया एम शेल। अब कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मेंबर रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो फोर्थ रूम है वहां पे 32 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला कौन सा यूज किया? 2n का स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन द पर्टिकुलर शेल, इसी के ऊपर बेस्ड होगा। द आउटर मोस्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जब भी मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूंगा 8 से ज्यादा कभी भी वो होल्ड नहीं कर पाएगा। वाइल सेकंड लास्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब
जो होगी सेकंड लास्ट शेल वो 18 से ज़्यादा नहीं कर पाएगी, इवन दो दे मे हैव कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन्स। चाहे इनके पास ज़्यादा भी कैपेसिटी होगी तब भी ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैल्शियम 12, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 20, ठीक, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 20। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले के में कितना आ जाएगा 2, 8, 8, 2, तो K, L, M और N, ठीक, तभी 20 बनेगा। ऐसे लिखते हैं, K में भी 2, L में भी 8, M में भी 8, यही लिखा हुआ है ना कि देखो यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लास्ट वाला है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। वैसे तो ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन हम 8 ही करेंगे। तो यहाँ 2 आ गया, 8 आ गया, M पे भी 8 आ गया और N पे 2 आ गया। तो तभी टोटल अगर काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा 20, ठीक है। तो कितना हुआ 2, 8, 10 इज रॉन्ग ऑल्दो M शेल कैन कंटेन अप टू 18। तो 2, 8, 10 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट शेल हो गया ना, अगर देखो उसने बोला कि लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ 10 लिख दूंगा तो वो तो मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 8 लिखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने यहाँ क्या कर दिया 8 लिखा और यहाँ पे लिखा 2। क्यों? क्योंकि ये इसका रूल है, यहाँ लिखा हुआ है कि द आउटर मोस्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट शेल हो गया तो 10 तो हमारा ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या लिखा एम शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। जब 19 की बारी आएगी तो कितना लिख दिया 2, 8, 8, 1, यहाँ पे 9 भी लिख सकते थे लेकिन वही रूल कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। जब 13 की बारी आएगी तो 8, 2, 8, 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 1, तो सही है ना। देखो ये बिल्कुल तो ये क्या है, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, ठीक। तो इसी रिप्रेजेंट से हम हर एक चीज़ की लिख सकते हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम आराम से कर लेंगे। वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हर एक बंदा क्या बनने की कोशिश करता है यहाँ पे जेंटलमैन, तो जेंटलमैन कब बनेगा जब उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए 8, तभी वो जेंटलमैन बनेगा, तभी वो क्या बनेगा जेंटलमैन। यहाँ पे तब तो 8 बनाने पड़ेंगे, चाहे वो गेन करके बनाए चाहे वो लूज करके बनाए, तो उसको तो 8 बनाने ही पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन एन आइदर गेन और लूज। वो लूज भी कर सकता है, वो गेन भी कर सकता है। उसने क्या बनाना है, वो जेंटलमैन बनना चाहता है। हर एक बंदा यहाँ पे स्टेबल बनना चाहता है। स्टेबल कब बनेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही हमने बनाने हैं। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ दे रखा है फॉर एग्जांपल। अब आप देखो हमने लास्ट चैप्टर में जब हमने फॉर्मूला किया था तो आपको वैलेंसी का नहीं पता था कैसे वैलेंसी निकालते हैं, तो हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज द वैलेंसी। तो वैलेंसी यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 6, तो कैसे लिख सकते हैं 2, 4। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको ये स्टेबल बनना चाहता है, या तो ये क्या कर देगा 4 को लूज, देखो ये 4 है, ठीक है, या तो ये क्या करेगा गेन कर लेगा 4 तो 8 बन जाएंगे, जहाँ फिर ये 4 को लूज कर देगा तब इसके पास 2, ये स्टेबल बन जाएगा। तो वैलेंसी चाहे ये लूज करे चाहे गेन करे, वैलेंसी क्या आएगी 4 ही आएगी। जब 7 की बात करेंगे 2 और 5, अब कितना आया 2 और 5। अब देखो इसके लिए 5 लूज करना ईजी है या फिर 3 गेन करना ईजी है। मेरे हिसाब से छोटा नंबर सही रहता है, तो ये क्या करेगा 3 को बिल्कुल ईजिली क्या कर लेगा गेन कर लेगा, और इसके पास कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। फिर लास्ट में कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे। 5 + 3 = 8, और इसकी जितने चाहे लूज और गेन करने को ही हम क्या बोलेंगे वैलेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है 3, तो मैंने क्या बोल दिया वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी जी, 3 है वैलेंसी। अब जब थर्ड की बात करेंगे तो 8, एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, 6 का 6 लूज कर दे या फिर 2 गेन कर दे। इतनी एनर्जी नहीं है कि 6 के 6 लूज कर दे, 2 गेन कर सकता है, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2। अब फोर्थ 9 आ गया, 2 और 7, तो ये क्या कर लेगा 1 गेन कर लेगा और 7 लूज कर देगा। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये हो गया कि 1 इसने गेन कर लिया और 7 इसने लूज कर दिए। तो इसमें से कौन सा सबसे बढ़िया आपके लिए, ये 1 वाला, ये 1 वाला क्या होगा गेन। तो देखो इजीली, देखो इतनी एनर्जी नहीं है कि 7 के 7 लूज कर दे, तो एक बिल्कुल इजीली गेन कर लेगा, और इसके पास क्या आएगा वैलेंसी क्या होगी इसकी 1 होगी। जब 5th नंबर की बात करेंगे 2 और 8, ये ऑलरेडी 8 है,
हमें इसको स्टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जेंटलमैन है। इन सभी को जेंटलमैन बनाना पड़ा, लेकिन बाकी सारे जेंटलमैन हैं, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। जब इसकी बात करेंगे तो 11 2 8 1। अब देखो 7 गेन करना ईजी है नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है कि 7 के 7 इसका न्यूक्लियस होल्ड कर पाए, इतनी एनर्जी नहीं है। तो ये एक को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और वैलेंसी क्या आएगी, 1 आएगी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम तो कितना आएगा, 12 एटॉमिक नंबर है, 282। तो लास्ट का 2 क्या कर जाएगा, ये क्या कर देगा, इसको लूज कर देगा और वैलेंसी 2 आ जाएगी। यहाँ पे 20 है, 282, तो लास्ट वाला क्या कर देगा, लूज कर देगा, वैलेंसी 2 आएगी। ठीक है, तो ये वैलेंसी है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलेंगे, हम वैलेंसी बोलेंगे। अगर याद रखना 4 से छोटा है तो क्या कर देंगे, उसको दान में प्रदान कर देंगे, हम उसको लूज कर देंगे उसके इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर 4 से बड़ा है, अगर 5 है तो 3 गेन कर लेंगे, अगर 6 है 2 गेन कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या होना है, जेंटलमैन बनना है, हमने क्या करना है, स्टेबल बनना है। ठीक है, अब जब यहां बात करते हैं हीलियम की बात करेंगे 1, तो क्या चाहिए, 2 भी क्या है, स्टेबल है, तो इसको कितनी वैलेंसी चाहिए, 1 गेन कर लेगा तो क्या आ जाएगा, वैलेंसी बन गई, 2 है तो यहाँ पे 2, ये स्टेबल है तो 0। 3 है, 2 और 1 को क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब देखो 7 तो नहीं गेन कर सकता, इतना सा लिथियम और इतनी एनर्जी इसको चाहिए क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वैलेंसी कितनी आएगी, 1। 7 नहीं आएगी, 7 के लिए तो इसके पास एनर्जी है ही नहीं। अब चलते हैं, अब 2 और 2 कितनी आएगी वैलेंसी, 2 को क्या कर देगा, लूज कर देगा, 2 वैलेंसी आई। यहाँ पे 2 और 3, ये 3 को क्या कर देगा, लूज कर देगा, वैलेंसी कितनी आई, 3। ठीक है, अगर तो 4 से छोटा हुआ हम उसको दान में प्रदान कर देंगे, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब आइसोटोप क्या चीज है, आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जिसका क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। एटॉमिक नंबर सेम होगा जिनका, यहां बात करते हैं ये एटॉमिक नंबर 17, ये एटॉमिक नंबर 17, तो क्लोरीन और क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मास तो एक का 35 और दूसरे का 37। तो जब भी आइसोटॉप की बात करेंगे तो आइसोटॉप में हम बोलेंगे वो एटम जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास हो, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। अब जब लिखते हैं यूरेनियम आइसोटॉप इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यूजेस ऑफ आइसोटॉप कहाँ यूज होता है, जब मैं यूरेनियम ऑफ आइसोटॉप, देखो यूरेनियम कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। तो यूरेनियम के जितने भी आइसोटॉप्स हैं वो एज ए फ्यूल यूज करते हैं हम कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो जो कोबाल्ट का आइसोटॉप है हम करते हैं यूज कहाँ पे, जहाँ पे हमने कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। और उसके बाद एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, हम बोलते हैं ना कि हम क्या बोलते हैं कि हमारे नमक में क्या है, आयोडीन है। तो गोइटर के लिए जितना भी हमारे गले में आपने देखा होगा कभी, है ना, तो वो क्या होता है, आयोडीन से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके आइसोटॉप को हम यूज करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज एन एवरेज ऑफ द मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट। तो ये आपका होमवर्क होगा, यहाँ पे गिवन है सारा कुछ, तो आप 2 मिनट में इसको कर लोगे। ठीक है, देन अब चलते हैं नेक्स्ट। आइसोबार वो होता है जिनमें सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, ये उसका उल्टा है। यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 20, यहाँ कितना दे रखा है, 18, और यहाँ पे एटॉमिक मास सेम है 40 और 40। जब मैं कैल्शियम और आर्गन की बात करूंगा तो इसका एटॉमिक मास सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम एंड मैग्नीशियम तो एटॉमिक मास सेम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। तो ये था हमारा चैप्टर 4 क्लास 9th का। तो इजी था, आपने सब कुछ कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है जो आपको मैंने होमवर्क के लिए देने हैं, अगर आपसे नहीं होंगे मेरे को बताना, एक सेशन इसका आपके लिए अलग से ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, यहाँ पे मेरे को मतलब 100% पूरा मेरे को क्या बोलते हैं आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप ये आराम से कर लोगे क्वेश्चन, इतने ईजी क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पेपर में, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई के ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, अगर ये कर लोगे तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आप इसको कर लोगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप मेरे को
पूछना। मैं नेक्स्ट चैप्टर में जब भी हमारा कोई नेक्स्ट सेशन होगा आप मेरे को बताना, हम नेक्स्ट जो भी होगा हमारा, जो भी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में करवा दूंगा। सो डोंट वरी, आप कर लोगे। ठीक है बच्चे, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय, टेक केयर, और करके आना क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, गुड बाय।